तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो डीपीपी 3 है उसका डिस्कशन। आंसर जो है वो नोट कर लीजिए फटाफट। 1 का सी, 2 का बी, 3 का डी, 4 डी, 5 सी, 6 बी, 7 डी, 8 1, 9 18, 10 x minus 2, 11 90 डिग्री, 12 x equal to 5, y equal to 2, 13 2, 14 1, 15 1। ठीक है, तो निकालते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं भाई, बनना चाहिए था ये सब क्वेश्चन आपसे। जो भी बनाए वो अप्रिशिएट करता हूं, जो नहीं बना पाए शायद थोड़ा सा ब्रश करोगे तो बन जाएगा। देखो ये एंगल बी दे रखा है, ये एंगल भी बी दे रखा है, समझ आ रहा है ना। ये एंगल एक्स है, ये भी आपका एक्स है, ये ए है और ये भी आपका ए है। ठीक बात है। तो L1 L2 आपको पैरेलल बोल के दिया है, तो आप यहाँ पे ये ध्यान से देख सकते हो कि अगर ये एंगल अगर ध्यान से देखो, ये A है ये B है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस A माइनस B। अभी ये तीनों एंगल का जो समेशन है वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस x प्लस 180 माइनस A माइनस B विल बी 180। तो यहां से आपको मिल रहा होगा कि ट्वाइस x का जो वैल्यू हो जाएगा वो A प्लस B हो जाएगा। समझ आता है ना। अभी आप ध्यान से देखो कि अगर ये एंगल ट्वाइस ए है, तो ये ए है, ये है, तो ये पूरा ट्वाइस ए हो गया, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस ट्वाइस ए। अगर ये एंगल 180 माइनस ट्वाइस ए ये ट्रांसवर्सल है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि 180 माइनस 2a जो है वो 2b के इक्वल होगा, तो a प्लस बी यहाँ से 90 आ जाएगा। अगर a प्लस बी 90 हो जाता है तो x का वैल्यू जो होगा वो 45 हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन में देख सकते हो, एरिया ऑफ द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए रोम्बस हुज लेंथ ऑफ द डायगोनल। ठीक बात है, एक रोम्बस है और उसका ज्योमेट्री है कुछ नहीं, उसका जो डायगोनल है उन दोनों का लेंथ दे रखा है। एक है आपका 20, दूसरा है आपका 10। तो आप अच्छे से जानते हो कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, ये साइड्स पैरेलल है तो बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये 10 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, और 90 डिग्री पे भी होता है। आपको बोला है कि एडजेसेंट साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो फिगर बनेगा उसका एरिया बताओ, यानी कि इधर का मिड पॉइंट, इधर का मिड पॉइंट, इधर का मिड पॉइंट, इधर का मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो फिगर बनेगा वो उसका एरिया बताओ। समझ में आ रहा है। तो अगर आप तरीके से ध्यान से देखो कि अगर मैं इस ट्राइंगल को ध्यान से सोचने का कोशिश करूं तो ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, मतलब ऐसे बोलो कि ये दोनों के दोनों मिड पॉइंट होगा इन दोनों साइड का। अगर किसी ट्राइंगल का दो साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करके अगर मैं बनाता हूं एक लाइन, तो वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होता है और हाफ हो जाता है। ये चीज आप पढ़ के आए होंगे, ये थ्योरम। तो ये जो हो जाएगा, इसका जो लेंथ होगा वो इस डायगोनल का लेंथ का आधा हो जाएगा, मतलब ये 20 है तो ये हो जाएगा 10। और इस सिमिलरली मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये भी इसका आधा हो जाएगा, मतलब ये 10 है तो ये हो जाएगा 5। तो ये 10 हो गया, ये भी 10, ये 5 हो गया, ये भी 5। मतलब आपका नया जो फिगर है वो फिगर कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है, ये 5 और ये 10। समझ में आया ना। अभी आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली। तो ये पैरेललोग्राम है तो एंगल्स भी क्या होगा, सेम होगा भाई। तो ये भी क्या हो जाएगा 90 90 90 90। तो मतलब ये कहानी जो है वो एक रेक्टेंगल का कहानी है, मतलब ये एक रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। और अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 5 इंटू 10, जो कि हो जाएगा आपका 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 50 cm स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन 3 का और अगर बढ़ते हैं तो आप देखोगे सारे ज्योमेट्री के प्रॉब्लम भरे हुए इस डीपी में यार। a chord of length 18 cm is at a distance 4 cm from the center of a circle. The length of another chord at a distance of 9 cm from the center of the circle. भाई ये कंसेप्ट मैं ऑलरेडी दो बार डिस्कस कर चुका हूं। वो जो सेंटर से कॉर्ड गिराते हैं ना, वो बाइसेक्ट कर देता है कॉर्ड को, सेंटर से जो परपेंडिकुलर गिराता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। उसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, ये सभी को बनना चाहिए। मैं 2 बार ऑलरेडी बता चुका हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आएगा उसमें सर्कल वाले चैप्टर में भी ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है और यूज करेंगे ये थ्योरम, आप सभी को याद होना चाहिए। और उसके बावजूद अगर सवाल नहीं बनता है तो आप मेरे को काइंडली फोन करके पूछ लीजिएगा। ठीक है ना। 4th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसमें ये बताया जा रहा है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे बी जो है वो राइट एंगल में है। यानी कि कहानी जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि बी पे राइट एंगल दिख रहा है और ये है आपका ए और ये है आपका सी।
AC जो है वो है 13, AB जो है वो है 5। आपको बोला एक सर्कल बनाया जा रहा है, A को सेंटर और C को AC को रेडियस, मतलब ये रेडियस है तो आधा portion इधर होगा, तो इसको मान करके एक सर्कल बनाया जा रहा है। समझ में आया ना, ये हो गया आपका रेडियस। ठीक बात है। तो आपको बोला गया है कि द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू C एंड B, C एंड B से जो कॉर्ड पास हो रहा है उसका लेंथ बताओ। समझ में आ गया ना। तो ये अगर राइट एंगल है तो आपको पता है कि अगर यहां से यहां तक ये राइट एंगल में है तो ये और ये लेंथ इक्वल होगा, यानी कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड इस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देगा। तो ये लेंथ जितना है ये लेंथ भी उतना ही है। अभी ये 13 है, ये 5 है, ये 12 हो जाएगा, तो ये जो होगा ये लेंथ भी 12 हो जाएगा, तो ओवरऑल पूरा कॉर्ड का जो लेंथ आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 24। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है वही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, टू सर्कल्स इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस आर intersect such that each passes through the center of the other. The length of the common chord of the circles is. ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोला है कि एक सर्कल कुछ इस प्रकार से है और इसका सेंटर अगर मैं C1 बोलता हूं तो इसी का सेंटर से जो है वो दूसरा सर्कल पास कर रहा है और इसका सेंटर मान लीजिए C2, मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल का सेंटर से पास हो रहा है। अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल का सेंटर से पास हो रहा है तो आप देखेंगे कि ये जो बनेगा ये कॉमन कॉर्ड बन जाएगा। ठीक बात है। और ये जो है वो आपका रेडियस दिख रहा है, ये जो है वो भी रेडियस हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अभी आपको ये बोला गया है कि सर्कल का जो रेडियस है वो आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड निकालना है। सर्कल का रेडियस r है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि C1 से लेकर के सर्कमफरेंस तक ये जो लेंथ है वो r मान लो, इसको भी आप r मान लो। समझ में आ रहा है ना। तो आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हो यहाँ पे कि अगर मैं C1 C2 को ज्वाइन करता हूं तो सर्कल में आप पढ़ेंगे या फिर पढ़े हो कि ये कॉमन कॉर्ड जो है बाइसेक्ट करेगा और 90 डिग्री में भी गिरेगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। उसी प्रकार से आप बोल सकते हो अगर ये r है, अगर ये r है और आपका ये लेंथ भी पूरा पूरा r है, क्योंकि C1 से C2 के बीच का डिस्टेंस r हो जाएगा, क्योंकि हर एक सर्कल दूसरे का सेंटर से पास हो रहा है। तो अगर ये पूरा पूरा C1 C2 लेंथ r होता है तो ये हो जाएगा r/2। तो ये r हो गया, ये r/2 हो गया, तो इतना सा जो लेंथ है कॉमन कॉर्ड का जो आधा हिस्सा है वो हो जाएगा √r² - r²/4, यानी कि √3r/2। समझ में आया। तो ये आधा अगर √3r/2 है तो पूरा लेंथ ऑफ कॉर्ड जो होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आंसर आ जाएगा √3r। क्लियर है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि ये जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, √3r के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वही हो जाएगा आंसर। यहाँ पे r जो है वो रूट के अंदर घुस गया, जो घुसना नहीं चाहिए था वो बाहर आएगा, उतना आप समझ सकते हो। ठीक है। तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, जो काफी इजीली आपसे सॉल्व होना चाहिए। ये मैं नहीं कर रहा हूं। x⁴b डिवाइडेड बाय x⁴c, जो कि आगे जाकर के x⁴b - c बनने लायक है, और ऊपर है b + c - a। तो यहाँ पे b - c ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। देखो x⁴b - c पावर देखो, आपको ये चीज पता है अच्छे से, a⁴m होल टू दी पावर n का वैल्यू a⁴mn के इक्वल होता है, ना ही a⁴m का वैल्यू a⁴mn के इक्वल होता है। शीट में सब कुछ लिखा गया है और ये सारी चीज आप ऑलरेडी पहले पढ़ के आ गए, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। a⁴m जो है वो a⁴mn के इक्वल नहीं है, बट अगर होल ब्रैकेट है तो a⁴mn के इक्वल होगा। यहाँ पे होल ब्रैकेट है इसीलिए पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो गया, और सारे अगर ये तो एक टर्म होगा सिमिलरली इनटू दिस टू द पावर इनटू दिस टू द पावर, तो सारे के सारे बेस सेम है, तो पावर भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि c - a इंटू c प्लस a - b, और फिर आ जाएगा आपका प्लस a - b इंटू a प्लस b - c। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर करके तोड़ के काम निपट जाएगा, आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंच गए। अगला क्वेश्चन क्या और बढ़ते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है। आपको बोला गया कि आपके पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर का सेंटर से आप यहाँ पे एक लाइन कीजिए, यहाँ पे खींचे, यहाँ पे खींचे, तो ये एक ट्रेपेजियम बन गया, ये एक ट्रेपेजियम बन गया, ये एक पेंटागन बन गया। ठीक है।
और साइड ऑफ द स्क्वायर 1 है, ठीक है। इस लेंथ को वो लोगों ने बोल के दिया कि ये मान लो x है, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है, और अच्छा सारे की एरिया भी इक्वल बोला है तो आपको x का वैल्यू निकालना है, समझ में आया ना। तो अगर मैं ये x है तो इसको मैं y मान सकता हूं, इसको y मानने का भी जरूरत नहीं, आप देख सकते हो कि ये अगर 1 है, ये अगर सेंटर ऑफ द स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस ट्रापेजियम का एरिया में लिखूं तो वो हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, कितना हो जाएगा x प्लस हाफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये अगर पूरा पूरा 1 है और ये आधा आधा होगा क्योंकि सिमेट्रिक बोला है, बोल के दिया क्वेश्चन में, अच्छे से रीड कर लीजिए, तो ये लेंथ जो है वो भी हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8, इसका एरिया हो जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8। सिमिलरली इसका एरिया भी हो जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8। साइड ऑफ द स्क्वायर 1 है तो पूरा पूरा स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 1। उससे अगर मैं इन दोनों का समेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो इस पेंटागन का एरिया मुझे मिल जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि हो जाएगा 4 माइनस 2x माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा आपका पेंटागन का एरिया। तो सारी चीज का अगर एरिया इक्वल है तो ट्रापेजियम और इसका एरिया मैं इक्वल कर देता हूं, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है ही, तो इन दोनों को इक्वल कर देता हूं, तो अलग अलग एक्सप्रेशन है, तो हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 3 माइनस 2x अपॉन 4, कैंसिल आउट कर देते हैं तो 2x प्लस 1 का वैल्यू मिल जाएगा 6 माइनस 4x, जो कि हो जाएगा 6x बराबर 5, तो x का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका 5 अपॉन 6। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में जो x का वैल्यू है वो 5/6 ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो इसी के साथ साथ जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। अभी और अगर मैं आगे बात करने की कोशिश करूं, यार काफी क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है इसमें, तो इसके आगे अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो अब देखोगे कि आगे क्या दिख रहा है आपको, 8 दिख रहा है ना, बट 8 पे जो कहानी चल रहा है वो किस प्रकार से चल रहा है वो मैं आपको समझा देता हूं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब, क्लियर है बात। नीचे जो आएगा वो क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a जो है उसका होल क्यूब, ठीक बात है। तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा कि अगर मैं इसको x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं, इसको z मान लेता हूं, तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब का जो फॉर्मूला है, हमें पता है कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब जो है उसके साथ माइनस 3xyz लगाने के बाद जो फॉर्मूला निकलता है वो है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। दूसरा भी फॉर्मूला है, बट खैर इस जगह पे तो एक ही चीज से काम चल जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो x प्लस वाई प्लस जेड तो 0 है, 0 है ना भाई, x प्लस वाई प्लस जेड तो 0 है। तो अगर मैं ये x और y और z का बात करूं, इन तीनों को मान के x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 3xyz, यानी कि 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे भी आंसर जो आएगा वो 3abc हो जाएगा क्योंकि इन तीनों का समेशन भी 0 है। तो यहाँ पे जो 3 कैंसिल हो जाएगा और सारी चीज कैंसिल आउट होकर के मेरे पास डायरेक्टली a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए बनेगा, और जहाँ पे कॉफिशिएंट जो है 1 है, क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कॉफिशिएंट जो है m है, इस प्रकार से जो m का वैल्यू हो गया वो 1 हो गया, ठीक है। तो जो अगला क्वेश्चन है उसके और बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को फिलहाल मैं इरेज कर रहा हूं, ऑलरेडी हो चुका है ये। तो अगला क्वेश्चन की और बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहने का कोशिश कर रहा है। हमें p का वैल्यू दे रखा है 2 माइनस a, तो आपको एक और चीज निकालना है, तो आप कुछ मत करो, a को इस तरफ भेज दो, क्यूब कर दो दोनों तरफ, तो a क्यूब प्लस p क्यूब प्लस थ्राइस ab इंटू a प्लस p, और आपको पता है कि 2 क्यूब 8 हो जाता है। और पहले भी मैंने सिखाया कि ऊपर से सब्स्टिट्यूशन करने का जो ट्रिक है वो काफी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देता है। तो ये 3 इंटू 2 6ab का वैल्यू हो जाता है 8, ठीक बात है। तो a क्यूब प्लस p क्यूब प्लस 6ab का वैल्यू 8 हो गया। अभी जो आपको गिवन एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोला वो आपको दिख रहा है कि ये पार्ट तो है ही, प्लस 10 है, तो 10 प्लस 8 18 हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल 4 डिग्री पॉलिनोमियल दिया हुआ है सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3।
तो आप क्या करो, क्या चीज आपको ऐड करना है वो अगर आपको ध्यान देना है तो इस प्रकार की क्वेश्चन शायद आप क्लास 10 में करके आए हो डिवीजन एल्गोरिथम और पॉलिनोमियल्स में। तो आप क्या करोगे, जो क्वाड्रेटिक है उससे आप बाई क्वाड्रेटिक को डिवाइड करके देखो रिमाइंडर क्या आता है। ठीक है, मान लो ये जो बाई क्वाड्रेटिक है उससे अगर मैं इस क्वाड्रेटिक से अगर उसको डिवाइड कर देता हूं तो यहाँ पे कुछ क्वोशिएंट आएगा क्यू और रिमाइंडर आएगा। तो होगा क्या, बाई क्वाड्रेटिक जो है वो क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट इनटू क्वाड्रेटिक प्लस रिमाइंडर होगा। बट हमें क्या चाहिए था, इस क्वाड्रेटिक इस चीज को डिवाइड कर दे, ये बाई क्वाड्रेटिक इससे डिविजिबल हो जाए, उसके लिए इस चीज में इस बाई क्वाड्रेटिक में क्या ऐड करना है आपको, है ना। तो इस बाई क्वाड्रेटिक में क्या ऐड करना है ताकि ये क्वाड्रेटिक इस चीज से डिविजिबल हो जाए। तो आर को अगर मैं उस तरफ भेज देता हूं तो बाई क्वाड्रेटिक जो होगा उसके साथ माइनस आर आ जाएगा इक्वल टू क्यू इंटू क्वाड्रेटिक। समझ में आ रहा है ना। तो बाई क्वाड्रेटिक के साथ बेसिकली माइनस आर जो है उसका अगर आप एडिशन कर देते हो तो जो रिजल्ट आएगा उसको कौन डिवाइड कर देगा, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो डिवाइड कर देगा। मतलब आपको यहाँ पे करना क्या है कि क्वाड्रेटिक से बाई क्वाड्रेटिक को डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसी को आप किसके साथ कर दो ऐड, उसका नेगेटिव को किसके साथ ऐड कर दो, बाई क्वाड्रेटिक के साथ अगर ऐड कर दोगे तो आपका जो ओरिजिनल 4 डिग्री पॉलिनोमियल दिया हुआ था वो बाई क्वाड्रेटिक से डिवाइड हो जाएगा। जो नया 4 डिग्री बनेगा ना वो बाई क्वाड्रेटिक से वो जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको करना है वो कुछ इस प्रकार से करना है कि रिमाइंडर जो आएगा उस रिमाइंडर के जो नेगेटिव होगा वही हो जाएगा आंसर। उसके पीछे जो लॉजिक है वो मैंने आपको अभी यहाँ पे समझा के रखा है, तो उस चीज को देख करके आप प्रॉपरली उस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, अगला जो चीज है उस जगह पे आपको ये पूछा जा रहा है कि टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल। दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको बोला जा रहा है एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में इंटरनल एंगल कौन सा मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है। अभी इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर के बीच में एंगल कितना है वो निकालना है। मानते ये ए है ये बी है, ठीक है। अच्छा, ये अगर ए है तो ये हो जाएगा ए, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल सेम होगा। अगर इसको बी मानते हैं तो ये भी हो जाएगा बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए प्लस बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और आप देख सकते हो कि ए प्लस बी इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर व्हिच इज नथिंग बट 90 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जो अगला क्वेश्चन है वो सॉल्व का एक क्वेश्चन है। 2 पावर x प्लस 3 पावर y इक्वल टू 41 दे रखा है। अगला क्वेश्चन में 2 पावर x प्लस 2 प्लस 3 पावर y प्लस 2 होगा सर, हाँ 2 ही है, इक्वल टू 209। तो इसको अगर मैं a टू द पावर m प्लस n इक्वल टू a पावर m इनटू a पावर n से ब्रेक करूं तो ये हो जाएगा 4 into x 2 टू द पावर x प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 9 into 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 209। अब इस चीज को आप u मान लीजिए और इस चीज को आप क्या मान लीजिए, v मान लीजिए। समझ में आ रहा है ना। u v सब्स्टिट्यूट करके u और v का वैल्यू निकाल लीजिएगा। अगर u v आपको मिल जाता है तो 2 टू द पावर x और 3 टू द पावर y भी मिल जाएगा। और अगर u v आपको मिल गया मान लीजिए 4 तो 2 टू द पावर x कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, दैट इज x और y यहां से इजीली आप निकाल सकते हैं। सॉल्व कीजिए, तरीका मैं पूरा बता के दे रहा हूं। उसके बावजूद अगर नहीं होता है तो अपन तो है ही आपको सॉल्व करके देने के लिए। ठीक है, तो फिर दिखा हमें वही इंडेक्सेस का कुछ क्वेश्चन 13। ठीक है ना, 15। तो 13 वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन बाकी है, 13, 14 और 15 एक साथ देख लेते हैं तीनों को। फिर अपना ये जो डीपीपी है उसका भी डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 13 नंबर जो है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कुछ x टू दी पावर हाफ इंटू y टू दी पावर माइनस 1/4 प्लस 2 इंटू x टू दी पावर माइनस हाफ y टू दी पावर 1/4 माइनस 2, ये एक फैक्टर है। और दूसरा जो फैक्टर है आपके पास वो x प्लस 2 इंटू x टू दी पावर हाफ इंटू y टू दी पावर 1/4 प्लस 2 इंटू y टू दी पावर हाफ। नीचे वाला नहीं लिख रहा हूं, देखते हैं कहानी क्या बन रहा है। ठीक है, खैर अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, मैं और नहीं लिख रहा हूं, है ना। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे तो सारे के सारे पावर जो है वो पॉजिटिव में है बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैंने इसको निपटाते हैं। ठीक है, तो x टू दी पावर हाफ डिवाइडेड बाय y टू दी पावर 1/4 हो गया, प्लस ये हो गया आपका 2 इंटू y टू दी पावर 1/4 डिवाइडेड बाय x टू दी पावर हाफ माइनस 2। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो x टू दी पावर हाफ हो जाएगा, y टू दी पावर 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x टू दी पावर हाफ इंटू x टू दी पावर हाफ हो जाएगा आपका रूट x, प्लस
यहां से हो जाएगा 2 इंटू वाई टू द पावर 1/4 होल स्क्वायर दैट इज रूट वाई। अच्छा ये x हो जाएगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर हाफ दैट इज रूट एक्स इंटू फोर्थ रूट ऑफ वाई। समझ में आया ना। और इसके साथ अगर मैं इसको बात करूं तो ये है x प्लस 2 रूट वाई और प्लस 2 रूट एक्स इंटू फोर्थ रूट ऑफ वाई। तो यहाँ पे आपको कहानी पूरा पूरा क्लियर हो गया कि ये a प्लस बी, ये देखो इसको a मान लो, इसको b मान लो और इसको भी a मान लो, इसको भी b मान लो। ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फंडा है, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर हाफ इंटू वाई टू द पावर 1/4। समझ आता है। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4x इंटू रूट वाई माइनस ये कितना हो जाएगा 4x इंटू रूट वाई। तो ये वाला फंडा कैंसिल हो गया और नीचे आ गया आपका x टू द पावर हाफ इंटू वाई टू द पावर 1/4। तो अभी आप बेहतर तरीके से समझते होंगे कि ये चीज जो था ये ऑलरेडी नीचे प्रेजेंट था, तो वो उसको कैंसिल कर देगा और ये सारे के सारे ऊपर जाकर के जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आएगा एलएचएस में वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और आरएचएस जो है वो भी कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो जैसे अपन कंपेयर करते हैं तो ए का वैल्यू माइनस ऑफ मिल जाता है और बी का वैल्यू मिल जाता है -1/4 व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। बट आपको a बाई बी पूछा है तो यहाँ से जो a बाई बी आ जाएगा वो जाएगा आपका 2। समझ में आता है ना। तो इस प्रकार से इंटीजर टाइप के जो क्वेश्चन है वो जो एडवांस में आपको पूछा जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, और उस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। नोट करना था तो आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन अपन फोकस करते हैं प्रॉपर्ली और देखते हैं कि हालात क्या है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ab इंटू a प्लस 3b आपको पूछा है कि क्या होगा। जहां पे ये बता के दिया है कि a बाई बी का वैल्यू √2 - 1 है, तो अब हिम्मत दिखाओ थोड़ा सा और उसके साथ साथ आप यहाँ पे क्या करो b क्यूब से डिवाइड मार दो, क्योंकि आपको पता था कि a बाई बी को आपको कहीं ना कहीं यूज करना है। कोई कोई बच्चा क्या कर सकता है a का वैल्यू b टाइम्स ऑफ दिस सब्स्टिट्यूट भी कर सकता है, बट अगर वो चीज करोगे तो थोड़ा बहुत शायद कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा मेरे को जहां तक लग रहा है, क्योंकि √2 - 1 का क्यूब वगैरह कैलकुलेट करना हो जाएगा। तो अपन देखते हैं, एक बार डिवाइड मार देते ऊपर नीचे b क्यूब से जैसा आप करके आए ऑलरेडी, तो उस प्रकार से अगर करते तो शायद थोड़ा सा समय हमारा बच जाएगा। तो ये a स्क्वायर b डिवाइडेड बाई b क्यूब हो जाएगा a स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर नीचे भी b क्यूब से डिवाइड करो तो ab के नीचे अगर मैं b स्क्वायर दे देता हूं तो यहाँ पे a बाई b आ जाएगा और जो b क्यूब का b स्क्वायर तो यहाँ पे चला गया, एक और b जो यहाँ इस फैक्टर को मैंने दिया वो जब a प्लस 3b को डिवाइड करेगा तो a बाई b प्लस 3 दे देगा। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा कुछ a बाई b होल क्यूब प्लस 2 इंटू a बाई b होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई a बाई b इंटू a बाई b प्लस 3। अभी a बाई b का जो वैल्यू है वो √2 - 1 है, तो यहाँ से √2 - 1 होल क्यूब प्लस 2 इंटू √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 - 1 इंटू √2 - 1 प्लस 3। अभी आप इस चीज को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस बीपीपी का उसके ओर ध्यान देते हैं और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 15। वो है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिसेस का ही एक अच्छा क्वेश्चन है। a पावर x बराबर b पावर y बराबर ab पावर z दे रखा है और आपको पूछा है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू अगर k बाई z है तो आपको जो है वो k का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, पहले इन दोनों को आप इक्वेट करके देखो तो आपको क्या मिल रहा है। a पावर x इज इक्वल टू ab होल पावर z मिल रहा है, तो उसको मैं a पावर z इंटू b पावर z लिख सकता हूँ। तो ये चीज जब नीचे आ जाएगा तो a पावर x माइनस z हो जाएगा इक्वल टू b पावर z हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और अगर मैं इन दोनों के बारे में सोचूं तो क्या हो जाएगा, b पावर y इज इक्वल टू ab होल पावर z, यानी कि हो जाएगा a पावर z इज इक्वल टू b पावर y माइनस z हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें जो समझ आता है वो ये आता है समझ में कि a पावर a का वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो b पावर z डिवाइडेड बाई x माइनस z आएगा और वही चीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, यानी कि b पावर यहाँ पे हो जाएगा आपका z डिवाइडेड बाई x माइनस z होल पावर z इज इक्वल टू b पावर y माइनस z। तो ये जो आंसर आएगा वो b पावर दिस टू द पावर दैट है, तो ये z स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस z है इक्वल टू b पावर y माइनस z है। तो इसका जो आंसर होगा वो z स्क्वायर बाई x माइनस z इज इक्वल टू y माइनस z है। तो इस प्रकार से यहाँ से सॉल्व कीजिए तो z स्क्वायर इज इक्वल टू xy माइनस xz माइनस yz प्लस z स्क्वायर मिल रहा है, तो इसको आप xy इज इक्वल टू xz प्लस yz लिख सकते हो। दोनों तरफ xy z से डिवाइड मार दो
तो 1/z इज इक्वल टू 1/y प्लस 1/x दिख रहा है, जो कि आपका ये वाला इक्वेशन है। और यहाँ पे k/z लिखा हुआ है तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे k का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ जो आपका DPP3 है उसका डिस्कशन कंप्लीट कर दी हमने। अभी अगला जो DPP है DPP4 और 5 उसके और बढ़ते हैं। ठीक, तो इसी के साथ साथ जो हमारा DPP4 है उसका डिस्कशन चालू करते हैं। और इसका जो आंसर है वो आप लिख लीजिएगा एक बार। 1 का आंसर D है, 2 का आंसर B है, 3C है, 4A, 5C, 6B, 7D, 8B, 9D, 10 का आंसर 9 है, 9। ठीक है, फिर DPP5 अच्छा वो बाद में आता है। ठीक है, तो पहले अपन DPP4 जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। किधर गया भाई DPP4, निकल जाइए। हाँ, तो निकल गया DPP4। देखते हैं DPP4 का जो डिस्कशन है चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपको दिख रहा होगा DPP नंबर 4। पहला क्वेश्चन जो है वो दिख रहा होगा कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 1 दे रखा है। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है क्लियरली कि ये 1 ही होगा, 1 दे रखा है। ठीक है, तो इन दोनों का हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा आपका। ठीक है, अभी अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ गया तो इसका फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3abc प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक बात है, तो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये दोनों टर्म तो दिया हुआ है और ये यहां से आप निकालोगे कौन सा फॉर्मूला यूज करके, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, वो यूज करके ये निकालेंगे। ये दोनों डाल देंगे तो ये पूरा पूरा आ जाएगा और इसका आंसर भी गिवन है 1। इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से एबीसी मिल जाएगा और जैसे एबीसी मिल गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी मिल गया तो दोनों का रेशियो ले लीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। या फिर आप इसको जब निकालने जाएंगे तो एलसीएम जब लेंगे तब देखेंगे आपको इन दोनों टर्म का जरूरत हो रहा है तो पुट कर देंगे इनका वैल्यू निकाल करके, आंसर आपके पास जो है वो पहुंच जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो ट्रिगो से बेस्ड है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रिगो आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर ब्रेक करूं तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इनटू कॉस स्क्वायर बीटा बन जाएगा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा। ये सब एकदम लंबी सवाल है। माइनस दूसरे वाले को अगर ब्रेक करो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस जो है वो बन जाएगा क्या आपका 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये फैक्टराइज होकर के 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा। फिर कॉस स्क्वायर बीटा जब माइनस कॉस स्क्वायर बीटा जब कॉमन लेंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, यानी कि जो आंसर हो जाएगा वो साइन स्क्वायर अल्फा इनटू साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है उसके ओर बढ़ते हैं और वो है आपका x sin क्यूब अल्फा प्लस y cos क्यूब अल्फा बराबर sin अल्फा इनटू cos अल्फा। ठीक है, और दूसरा एक और इक्वेशन दे रखा है x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा इज इक्वल टू 0। तो आपको पूछा गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, तो आप यहाँ से y का वैल्यू जो है वो निकाल दीजिए, x tan अल्फा आ जाएगा जो कि आप समझ सकते हैं और वही y का वैल्यू यहाँ पे डाल करके आप क्या निकाल दीजिए x tan अल्फा, तो x कॉमन ले लीजिए तो अंदर जो आएगा वो sin क्यूब अल्फा हो जाएगा प्लस tan अल्फा इनटू cos स्क्वायर cos क्यूब अल्फा कितना हो जाएगा sin बाय cos, तो cos cos कैंसिल होकर sin अल्फा इनटू cos स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू sin अल्फा इनटू cos अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से sin अल्फा अगर कॉमन ले लेते तो अंदर आ जाएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा और sin अल्फा कैंसिल होकर के x का वैल्यू आ जाएगा cos अल्फा। वही x का वैल्यू अगर यहाँ पे डाल देते तो y आ जाएगा sin अल्फा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा जो कि हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें कुछ नहीं करना है आपको। x कुछ रिलेशंस दिख रहा है कि x प्लस 1/x का एक वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है a। फिर आपको दिख रहा होगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू दे रखा है b और आपको पूछा जाता है कि x क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे x निकालने के चक्कर में मत जाओ, आप क्या करो, मैं तो फील करता हूं कि सारे ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा है कि a क्यूब a स्क्वायर फिर a फिर b, ये सारे टर्म सारे ऑप्शन में आपको दिख रहा है और कांस्टेंट अलग अलग है सारे ऑप्शन में। तो ऑप्शन पे जाओ और ये चारों चीज आप निकाल दो। ये चारों चीज आप निकाल करके जैसे ये चारों चीज आ जाएगा तो बहुत ही आसानी से आप ऑप्शन एलिमिनेशन से ये चीज को इजीली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बट अदरवाइज आप फैक्टराइजेशन से अगर करना चाहते हो तो उस प्रकार से आप सोच के कर सकते हो, बट मैं तो सोचता हूं कि अगर आप समय बचाना चाहते हो तो उस प्रकार से कीजिए। ये सारे क्वांटिटीज निकाल करके ऑप्शन पे प्रॉपर्ली सोचिए। जैसे ही आप ऑप्शन पे प्रॉपर्ली सोचेंगे तो आपके पास जो है वो आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, उसका अगर मैं बात करूं
तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि क्या बोल रहा है, आपको बोला गया है कि क्यूब रूट ऑफ 6x प्लस 28 माइनस क्यूब रूट ऑफ 6x माइनस 28 का वैल्यू 2 है। आपको पता है, पहले भी मैं बता चुका हूं ऐसा क्वेश्चन आपको। आप क्या करो, दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो ये 6x प्लस 28 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये 6x माइनस 28, फिर माइनस 3ab, ab कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 6x होल स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर इंटू a माइनस b, a माइनस b कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू 2 क्यूब जो आएगा वो इधर 8 आ जाएगा। तो 6x कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 58 माइनस 8, 56 माइनस 8 दैट इज 48, 48 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 36x स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 16। तो दोनों तरफ वापस क्यूब करोगे तो ये 16 क्यूब आएगा इक्वल टू 36x स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर हो जाएगा। इस 28 स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो 16 क्यूब प्लस 28 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 हो जाएगा x स्क्वायर का वैल्यू, और x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा इसका अंडर रूट, यानी कि 16 क्यूब प्लस 28 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 का जो वैल्यू होगा वही आ जाएगा, उसका अंडर रूट का जो वैल्यू होगा वही होगा आपका x क्यूब का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल दीजिए, सॉरी x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे आंसर तो 2 दिख रहा है मुझे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे किसका चक्कर होगा, इसको सिंप्लीफाई करके प्लस माइनस, इसको बिना सिंप्लीफाई किए भी आप आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x पूछा है, x का वैल्यू निकालने नहीं बोला है। नंबर ऑफ वैल्यूज कितना आएगा आपको दिख रहा है, प्लस देकर के 1 आएगा और ऑब्वियसली माइनस देकर के 2 आएगा, दूसरा आएगा आपको टोटल आंसर जो हो जाएगा x का वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, द रियल नंबर दिस, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो कुछ नहीं है, हलवा क्वेश्चन है, रूट 75 को कितना लिख सकते हैं, 25 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 5 रूट 3 माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू 3 यानी कि 2 रूट 3, और इधर आ जाएगा आपका होल टू द पावर माइनस 2 दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट 3, जैसे 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा 3 रूट 3, और 3 रूट 3 होता है रूट 3 का क्यूब, तो रूट 3 का क्यूब अगर अंदर है तो 3 और होल टू द पावर 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 3 होल टू द पावर माइनस 2 जो कि हो जाएगा 1/√3 होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा आपका 1/3। तो ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन था जिसका आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन है, यानी कि आपका 1/3। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, उस प्रकार की क्वेश्चन भी करना आपके लिए काफी जरूरी है, ये समझ में आना चाहिए। बीच बीच में बड़े बड़े कैलकुलेशन में ये सारी चीज इंसर्ट होते रहते हैं और हमें दर्द भी देकर के जाते हैं बहुत। ठीक है, तो ये सारी चीज हमें पता होना चाहिए अच्छे से। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या मिलेगा, 25 टू द पावर ट्वाइस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, प्लस 9 टू द पावर ट्वाइस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, इज इक्वल टू 34 इंटू 15 टू द पावर ट्वाइस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, आप समझ सकते हो कि इसको मैं 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी कि 5 स्क्वायर अगर मैं, अच्छा पहले तो एक काम करो, इसको अलग कर दो, 25 टू द पावर 1 इंटू 25 टू द पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 टू द पावर 1 इंटू 9 टू द पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34 इंटू 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 होल टू द पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 34 इंटू 2 टू द पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करो, इसी चीज से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 25 को रख दो अलग, और ये हो जाएगा आपका 5 टू द पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप समझ सकते हो कि 25 को लिख दिया 5 स्क्वायर और इंटरचेंज कर दिया तो स्क्वायर बाहर चला गया और 2x माइनस एक्स स्क्वायर अंदर आ गया, तो ये हो गया आपका 34 इंटू 2 टू द पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस पूरा चीज को अगर इधर मैं डिवाइड कर देता हूं तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय, ये जैसे डिवाइड होगा तो एक एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, एक फैक्टर कैंसिल होकर के यहाँ पे जो बचेगा वो हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो आ जाएगा वो हो जाएगा आपका अगर मैं ध्यान सोचूं तो भाई ये 3 इंटू 5 है तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, 2 कहां से आ गया, तो जैसे ये निकलेगा ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आप देखोगे ये जो चीज है वो इसका रेसिप्रोकल है, इक्वल टू 34 तो रहेगा। ठीक है, तो ये जो चीज है ये जस्ट उसका उल्टा है, तो इस चीज को अगर मैं t मान लेता हूं, इस पूरा चीज को t मान लीजिए, तो ये बन जाएगा 25t प्लस 9, ये हो जाएगा 1/t, समझ में आ रहा है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 34। तो सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे 25t स्क्वायर माइनस 34t प्लस 9 इज इक्वल टू 0,
तो आपके पास जो है यहाँ से फैक्टराइज करके t मिल जाएगा, और जैसे t मिल गया दिस इक्वल टू t करके आप रिमेनिंग उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको अपना प्रॉपर जो सॉल्यूशन है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अटेम्प्ट कीजिए, इस प्रकार से इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से t निकल जाएगा, t को इसके साथ इक्वेट करके आप इजीली x निकाल सकते हैं। समझ में आया ना? तो इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन का हेल्प से आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, वही पैटर्न है, आप ये पैटर्न याद रखिएगा हमेशा। ठीक है ना, काफी बार यूज किया जाता है ये पैटर्न, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर ab। डिवाइड मार दो, यहाँ पे साथ में कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, डिवाइड मार दो तो एक बन जाएगा a बाई बी, दूसरा बन जाएगा b बाई ए। तो अभी एक को अगर मैं t मान लेता हूं तो दूसरा 1 बाई t बन जाएगा, है ना? तो वेरिएबल जो है वो पूरा इक्वेशन में जो दो वेरिएबल था वो वेरिएबल एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और t का वैल्यू जैसे निकल जाएगा आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है नंबर 8। उसके और अगर बढ़ता हूं तो आप देख सकते हो कि वो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, और साथ में प्रोडक्ट में भी कुछ है। अरे भाई ये तो फॉर्मूला है यार, a माइनस बी होल क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब, ये सब का फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन मैं और कर नहीं रहा हूं, ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है ना, बट इस प्रकार के और गंदे क्वेश्चन, मान लीजिए इतना गंदा क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का बना दिया जिसको सॉल्व करने का मन ही नहीं कर रहा है, तो हमेशा याद रखो कि मैंने क्या बोला। अगर उतना गंदा वो जानबूझ के बनाता है उस टाइम बाउंडेशन के अंदर, तो वो आपको ये चेक करने की कोशिश कर रहा है कि क्या आप इसका ऑप्शन चेक करके निकाल सकते हो क्या आंसर। मतलब तुरंत आप x और y का सिंपलेस्ट वैल्यू एज्यूम करके एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालो, चार ऑप्शन का वैल्यू निकालो, इन सच ए वे x और y का वैल्यू एज्यूम करोगे ताकि कोई भी ऑप्शन में वैल्यूज जो है वो सेम ना आए। सेम अगर आओगे तो वापस आप कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे ही आपको एक्सप्रेशन का वैल्यू मिलेगा आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन में वही वैल्यू आ रहा है, जो आ रहा है वही होगा ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और लास्ट वाले का अगर मैं बात करूं तो उसमें तो कुछ भी नहीं है, 2 का पावर में लेके चले जाओ पूरा क्वेश्चन को, तो पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उसमें आपको क्या दिख रहा है, पहले वाले में तो मुझे mn प्लस m दिख रहा है, मतलब a टू द पावर m होल टू द पावर n वाला फंडा लगा दिया। तो यहाँ पे इंटू 2 टू द पावर 2n इंटू 2 पावर 2n, नीचे है आपका mn प्लस m इंटू 2 टू द पावर 2n इज इक्वल टू 1। तो टोटल जो आएगा वो mn प्लस m प्लस 2n प्लस n माइनस mn माइनस n माइनस 2m इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0। तो इस चीज को इसके इक्वेट कर दो, तो यहां से आपको मिल जाएगा m माइनस ट्वाइस m माइनस m प्लस ट्वाइस m इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो m का जो वैल्यू आएगा वो 2n हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है डी ऑप्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने अपना जो DPP4 है उसका डिस्कशन भी निपटा दिया। तो आगे अगर मैं बात करूं तो फटाफट जो हमारा लास्ट DPP है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। DPP5 का जो आंसर है वो नोट कर लीजिएगा। 1 का आंसर A, 2 का आंसर D, 3 का आंसर C, 4 का आंसर 32, 5 0, 6 4, 7 4, 8 का आंसर 8 है, 9 का आंसर 8 है, 10 का आंसर 0, सारे के सारे इंटीजर टाइप है। चलिए निकालते हैं DPP5 और फटाफट उसको डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, तो DPP नंबर 4, चलिए DPP4 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या आता है हमारा आंसर। काफी गंदा हो चुका है बोर्ड, बट इरेज करने का भी समय नहीं है अभी, तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो कंटिन्यूड सम है। हाँ, इस प्रकार के सम कैसे निकालोगे पता है? नहीं पता? चलो सिखा देते हैं। इस प्रकार के सम आप कैसे निकालोगे। इन्फिनिट्स है, इन्फिनिट पूरा इन्फिनिट तक चल रहा है। ठीक है, इस सीरीज का आपको सम निकालना है ना। पी क्यू प्लस यहाँ पे दिख रहा होगा p माइनस क्यू इंटू अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट के अंदर वापस दिख रहा है पी क्यू प्लस पी माइनस क्यू इंटू अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर वापस दिख रहा है पी क्यू प्लस पी माइनस क्यू इंटू अंडर रूट। ठीक है, चलता जाता है ना। तो यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि p ग्रेटर देन q ग्रेटर देन 0। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले अपन इस चीज को क्या मान लेते हैं ना, x मान लेते हैं। ठीक है, अभी देखो आप ये चीज अच्छे से समझते हो कि इतना बड़े समुद्र से अगर एक बूंद पानी हटाओगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो इंफिनिटी का चक्कर है ना, ये भी कुछ इस प्रकार से, ये इतना बड़ा चीज है, कहां पे जाके खत्म होता है किसी को नहीं पता दुनिया में। समझ में आ रहा है ना? बट तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर मैं देखो इस चीज को हटा देता हूं, एक्स को अच्छे से देख लो, एक्स क्या है, एक्स क्या है अच्छे से देख लो। अभी मान लो मैंने इस चीज को हटा दिया, इस चीज को मैं रिमूव कर दिया और इधर मैंने हटा दिया, तो ये जो चीज बन गया, आप बोलोगे सर ये भी तो मुझे एक्स की तरह लग रहा है, बस आप इधर एक लिख दीजिए ना, आपको तो नहीं पता कि कहां तक जा रहा है, ये तो बहुत दूर जाकर के खत्म हो रहा है। तो ये चीज जो है ये भी क्या लग रहा है आपको, एक्स ही तो लग रहा है। अगर ये भी एक्स लग रहा है तो क्या दिक्कत, इसको भी एक्स लिख दो ना,
खत्म। इसको भी क्या लिख दो, x लिख दो, काम निपट जाएगा यही पे। अभी आप क्या करो, x स्क्वायर करो दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, पी क्यू प्लस पी माइनस क्यू इंटू एक्स। ये देखो यहाँ पे दो कंसेप्ट सीखा होगा। एक x को आपने स्क्वायरिंग करके x स्क्वायर किए तो देखोगे आंसर जो आएगा वो एक्स्ट्रा आएगा, बिकॉज स्क्वायरिंग अगर हम करते हैं ना, हमेशा हमारे पास जो आता है ना वो एक्सेस सॉल्यूशन आता है। इस चीज को आपको सीखना पड़ेगा। स्क्वायरिंग ऑलवेज गिव्स एक्सेस सॉल्यूशन। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, मान लो कि एग्जांपल ले, देखो x प्लस 2 का रूट इज इक्वल टू x। इसको मैंने सॉल्व करने बोला, आप क्या किए, स्क्वायर कर दिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर दिए, x का वैल्यू आ गया 2 और -1। अगर मैं आपको बोलूं क्या 2 सेटिस्फाई कर रहा है, आप बोलोगे हाँ 2 प्लस 2 का रूट 4 तो 2 है और x का वैल्यू 2 है, 2 तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं पूछता हूं -1 कर रहा है क्या, आप बोलोगे 2 - 1 1 का रूट तो 1 है और इधर -1 जब पुट करोगे तो 1 इक्वल टू -1 डज नॉट सेटिस्फाई, बट आपका आंसर में आ रहा है। तो चक्कर क्या है, जब भी किसी चीज को ना आप स्क्वायर कर करके सॉल्व करने जाओगे ना, तो तुरंत आपके पास जो है वो एक्सेस सॉल्यूशन आने का चांस होता है और आता भी है हमेशा, जो आपका ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं भी कर सकता है। समझ में आया ना, ज्यादातर केस में नहीं करता है। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन में -1 नहीं है, जबरदस्ती -1 आंसर में आ गया। क्यों? क्योंकि x को आपने x स्क्वायर बना दिया। समझ में आया, जो एक 1 डिग्री था उसको आपने स्क्वायर करके 2 डिग्री इक्वेशन बना दिया। ठीक है, इसीलिए आपके पास एक्सेस सॉल्यूशन आ रहा है। तो यहां पे भी हम वही चीज कर रहे हैं कि स्क्वायर कर रहे हैं। अगर स्क्वायर करते तो एक्सेस सॉल्यूशन आएगा और आप देखोगे कि वो एक्सेस सॉल्यूशन आता है या नहीं आता है। कितना सुंदर चीज है, देखिएगा। सॉल्व कीजिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको इधर भेजिए तो p माइनस क्यू इंटू एक्स हो जाएगा, इसको भी इधर भेजिए तो ये आ जाएगा माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहां से जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, p माइनस क्यू प्लस माइनस अंडर रूट p माइनस क्यू होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाय जो है वो कितना रहेगा, वो 2 रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं है, तो p माइनस क्यू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq प्लस 4pq हो जाएगा प्लस 2pq डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू प्लस माइनस अंडर रूट p प्लस क्यू होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो है वो 2 आएगा। इसको अगर सॉल्व करते तो p माइनस क्यू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ होल एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ p प्लस क्यू। डायरेक्टली p प्लस क्यू नहीं लिखना है, सिखा के दिया कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड्यूलस ऑफ x नॉट x। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट x, इट्स मॉड्यूलस ऑफ x, सिखा के दिया था। अभी आप देखोगे कि p और q दोनों के दोनों 0 से बड़ा है, तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का समीशन भी पॉजिटिव होगा। अगर दोनों का समीशन पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस लगाना और ना लगाना बराबर है। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर अगर पॉजिटिव मान होता है तो मॉड्यूलस का आंसर वही होता है, mod x will be equal to x if our x is greater than 0, और वही मॉड्यूलस का आंसर -x हो जाएगा if x less than 0। समझ में आया ना, ये है आपका मॉड्यूलस का चक्कर। ठीक है, तो इस चीज को हम आगे और इन डिटेल में बात करेंगे, बट अभी के लिए एज ए इंफॉर्मेशन इसको यूज करता हूं। बट इसको मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, p प्लस क्यू। पहले तो आप लिख ही देते, अंडर रूट स्क्वायर रूट कैंसिल कर देते, आपको हवा ही नहीं लगता था कि काम ही क्या चल रहा है। समझ में आया ना, बट आपका आंसर अभी गलत हो जाएगा अगर आप बिना सोचे कोई भी स्टेप लिख लेंगे तो। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है, 2 है। अभी अगर मैं प्लस वाला लेता हूं तो क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2p/2 यानी कि p। और अगर मैं माइनस वाला लेता हूं तो p कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा -2q/2 माइनस q। मतलब यहाँ पे x का आंसर क्या आ रहा है, p आ रहा है और माइनस q आ रहा है। आप बोलोगे सर q का आंसर तो पॉजिटिव है, तो माइनस q क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और p तो पॉजिटिव है तो p का आंसर पॉजिटिव ही आएगा। बट ये जो क्वांटिटी है वो तो एक स्क्वायर रूट है ना। मैंने आपको हमेशा बोला था कि √4, √16, √25 किसी भी रूट क्वांटिटी का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो हमेशा क्या आंसर देगा, पॉजिटिव। तो एज रूट क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। बार बार बोल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं हो जाए। Square roots of 25 are plus minus 5, but root 25 is only 5, and another square root is the negative square root of 25, which gives minus 5. That's why square root of 25 is plus minus plus minus 5. समझ में आया ना? But सिर्फ root 25 की अगर बात करूं तो वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट कहलाता है, जिसका आंसर सिर्फ 5 आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आना चाहिए, x पॉजिटिव होना चाहिए। x पॉजिटिव अगर होना चाहिए तो माइनस क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो x का जो आंसर आएगा वो सिर्फ क्या आएगा,
P आएगा। समझ में आया ना? तो आप देख रहे हो ना कि एक्सेस सॉल्यूशन आना चाहिए था और माइनस Q जो है वो आया एक्सेस सॉल्यूशन, जिसको हम रिजेक्ट किए। तो x का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? P हो जाएगा x का आंसर। और इसी प्रकार से मैं बोलूंगा कि ये जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो जगह पहले वाला ही होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ Q, क्योंकि आंसर जो है वो सिर्फ P आ रहा है, x जो है वो Q के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो चीज है वो भी Q के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसी के साथ साथ जो अगला क्वेश्चन है वो भी स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, देखो अपना अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2। एक्स वाई गिवन है और आपको एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है वो निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, जहां पे एक्स और वाई गिवन है। ठीक है, तो सिंपल है यार, एक्स और वाई अगर गिवन है आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, पहला वाला तो सिंपल है, सारी जगह पे आपको एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर रूट है ना, तो 2 अगर लगाओगे तो √7 + 1, स्क्वायर रूट आप फाइंड कर लो तो काम निकल जाएगा ना। स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है ना पूरा, स्क्वायर रूट अगर फाइंड कर लेते तो हो जाएगा काम और कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं, स्क्वायर रूट निकाल लो यहाँ से। एक्स और वाई का वैल्यू मैं निकाल करके दे रहा हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा आराम से। 4 - √7 है, आप जानते हो उस दिन मैंने सिखाया था आपको कि अगर इसको स्क्वायर रूट निकालना है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे 2 चाहिए, बट यहाँ पे आपको 2 नहीं दिख रहा है, तो आप हाफ लगा दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, 8 बन गया ना यहाँ पे। तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, √7 होल स्क्वायर + 1 स्क्वायर - 2 × √7 × 1। समझ में आ गया? तो ये हो गया हाफ इंटू √7 - 1 का होल स्क्वायर। अभी मैं क्या लगा दूंगा, 1/√2 तो बाहर आ जाएगा और इस चीज का होल स्क्वायर को मैं मॉड्यूलस में लिखूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि कोई बच्चा यहाँ पे 1 - √7 भी लिख सकता है। अगर वो मॉड्यूलस यूज नहीं करता है तो आंसर दे देगा 1 - √7, जो कि गलत हो जाएगा। √7 - 1 ये हो जाता है, मान लो आपका 2 से भी ज्यादा होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो मॉड्यूलस के अंदर अगर पॉजिटिव है तो उसका आंसर डायरेक्टली वही आ जाएगा, मतलब मॉड्यूलस लगाना ना लगाना बराबर है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा √7 - 1/√2। सेकेंड वाली चीज का अगर मैं बात करूं तो सेकेंड वाला चीज कुछ इस प्रकार से, y बराबर √4 + √7, तो इसको भी आप वही करो, डायरेक्टली समझ आ रहा है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। मतलब इसका आंसर जो है वो √7 + 1 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, √7 + 1 डिवाइडेड बाई √2 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर अपन सॉल्व करने जाए तो जैसे अपन सॉल्व करने जाएंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमें कहीं अभी तो x + y हो, x - y हो, y - x हो, कुछ भी हो, किसी चीज का भी जरूरत हो तो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन में ये सारे वैल्यूज आपको पूछा जा रहा है तो आप इजीली निकाल दीजिए। सेकंड वाला एक्सप्रेशन तो एकदम इजी है ना, x - y डिवाइडेड बाई √3 का होल स्क्वायर प्लस x² प्लस xy² का होल स्क्वायर प्लस x + y होल स्क्वायर। अभी x + y निकाल दे, x - y निकाल दो और यहाँ से xy कॉमन ले लो और अंदर x + y। ठीक है, तो x + y x - y सारे निकालना आसान है क्योंकि xy आ चुका है, और x × y का जो प्रोडक्ट है वो भी आप निकाल सकते हो इजीली। क्यों? क्योंकि √2 नीचे मल्टीप्लाई होकर के 2 हो जाएगा, ऊपर a + b × a - b कितना हो जाएगा, 7 - 1 दैट इज 6/2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सारे वैल्यूज पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। और सेकंड वाली चीज में तो सेकंड वाला क्वेश्चन तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, समुद्र से एक बंद पानी हटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको k मान दो, इक्वेट कर दो। यहाँ पे y - x का जरूरत हो रहा है तो y - x कितना आ रहा है, मैं तरीके से देखूं तो y - x √7/2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/√2 यानी कि √2 आ जाएगा आंसर। तो √2 अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 वाला क्वेश्चन तो एकदम इजी हो गया। क्या हो जाएगा, 2 + √2 + √2 प्लस x मान लो, x = √2 प्लस x² - x - 2 = 0। यहाँ से सॉल्व कर दो, जो नेगेटिव वाला है उसको रिजेक्ट कर देना, जो पॉजिटिव वाला है उसको एक्सेप्ट कर देना। जो पॉजिटिव वाला है वही हो जाएगा आपका आंसर, और नेगेटिव वाला क्यों रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर रूट क्वांटिटी का आंसर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, ये 44 क्वेश्चन नंबर 4, वो और मैं नहीं कर रहा हूं यार, समझ है उतना आपके अंदर समझ है, सेम चीज आपको दे रखा है बार बार कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट और लास्ट जो टर्म लिखा गया है उन दोनों को मार्च कर दो, 8 कॉमन ले लो तो ये पुराना क्वेश्चन बन जाएगा जो कि PP1 में करा के दिया, देख लेना कैसे किया। और √56 प्लस √56 वो तो इजीली हो जाएगा ना, वो डायरेक्टली आप इसी मेथड से कर लोगे तो हो जाएगा x मान करके। 5 का अगर मैं बात करूं तो 5 में भी आप कुछ मत करो, दोनों तरफ क्यूब कर दो, सॉल्व हो जाएगा। 5 वाला क्वेश्चन
पता नहीं आज 3 4 5 क्वेश्चन सेम प्रकार से मैंने करा के दे दिया। 6 वाले की अगर बात करूं तो 6 वाला थोड़ा बहुत बता देते हैं। 6 वाले में वही सेम चीज, अगर दिमाग लगाओगे ना सारी चीज, आपका सर्ट का सीट है ये, है ना। सर्ट जो होता है ना बेसिकली रूट क्वांटिटी, उसका डीपीपी है। तो 6 वाला भी उसी प्लेटफॉर्म में है, आप देख सकते हो। √3 प्लस √2 होल टू दी पावर है x² माइनस 15x प्लस इधर है आपका √3 माइनस √2 होल टू दी पावर x² माइनस 15x इज इक्वल टू 2√3। अगर मैं √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2 को आप पहचानते हो तो आप ध्यान से देख सकते हो कि √3 प्लस √2, इसको अगर मैं रेशनलाइज कर दूं न्यूमरेटर को, तो ये आ जाएगा 1/√3 प्लस √2 होल टू दी पावर x² माइनस 15x। काम तमाम। समझ में आया? अभी इस चीज को अगर t मान लेंगे तो ये हो जाएगा t प्लस 1 टू दी पावर समथिंग तो 1 ही होगा, और दिस टू दी पावर समथिंग तो यही बन जाएगा, यानी कि t हो जाएगा इक्वल टू 2√3। तो यहां से आप सॉल्व करके, यहां से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और करके क्या निकाल सकते हो, t का वैल्यू यहां से निकाल दीजिए। अगर t आ गया तो ये आ जाएगा, और सिमिलरली अगर t आ गया तो इसके इक्वेट करके आप क्या कर दो, t का देखो, अगर t का नेगेटिव वैल्यू आ रहा है ना तो उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज t इज एन एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी। t इज एन एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी, और एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी का आंसर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। इसीलिए t कोई नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। t का 2 वैल्यू आएगा, एक को रिजेक्ट कर देना, पॉजिटिव वाले को एक्सेप्ट करना, उसको इसके इक्वल कर देना। यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आराम से आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कर ही देता हूं। 2√3 प्लस माइनस अंडर रूट, b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 × 3 12 माइनस 4 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। तो 2√3 प्लस माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो √3 प्लस माइनस कितना आ जाएगा, √2। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे तो दोनों ही पॉजिटिव आ रहा है। √3 प्लस √2 इज पॉजिटिव एंड √3 माइनस √2 इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो इसको जब भी मैं इसके इक्वेट करूंगा तो एक बार तो √3 प्लस √2 होल टू दी पावर x² माइनस 15 इज इक्वल टू √3 प्लस √2 होल टू दी पावर 1 हो जाएगा। तो x² माइनस 15 विल बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, जहां से आपको ये पता चलेगा कि x² का वैल्यू 16 है, तो x का वैल्यू जो होगा वो कितना आएगा, प्लस माइनस 4 आ जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर माइनस हो सकता है, x कैन बी नेगेटिव, x कैन बी नेगेटिव। 2 टू द पावर x में 2 टू द पावर x का वैल्यू अगर -4 रखोगे तो आंसर भी पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव रखोगे यहाँ पे तो पॉजिटिव तो आएगा ही। चेक करके देख लेना, फंक्शन में ये सारी चीज पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी चेक करके देख लेना, ये बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए। समझ में आया? बट इसका आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसीलिए हम t को नेगेटिव एक्सेप्ट करने के लिए आपको मना किए थे, ठीक है। और अगर मैं नेगेटिव वाला लेता हूं √3 माइनस √2, तो जब इस क्वांटिटी को √3 प्लस √2 होल टू दी पावर x² माइनस 15 को आप √3 माइनस √2 के इक्वेट करेंगे तो ये चीज किसके इक्वल है, 1/√3 प्लस √2 के इक्वल है ना। तो ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 होल टू दी पावर -1। तो यहां से x² माइनस 15 किसके इक्वल आ जाएगा, -1, यानी कि x² हो जाएगा आपका 14। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √14। यहां से 2 आंसर आ गया और यहां से 2 आंसर आ गया, तो x का टोटल कितना आंसर हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस 4 आया और प्लस माइनस क्या आएगा, √14 आ जाएगा, ठीक है। आपको पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मेरे ख्याल से इसका 4 आंसर होना चाहिए। देख लेता हूं एक बार आंसर क्या है। डीपीपी 5 में 6 का 4 आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर मैं 7 का और बढ़ता हूं तो 7 भी सिंपल है यार, कुछ मत करो, होल स्क्वायर कर दो दोनों तरफ तो हो जाएगा। ये दे रखा है, होल स्क्वायर कर दो ना तो ये x आ जाएगा, ये 1/x आ जाएगा, ट्वाइस ab में सारे सारे x वगैरह कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ पे वापस स्क्वायर करो तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू ab खत्म इक्वल टू 16, मतलब x² प्लस 1/x का वैल्यू कितना आ गया, 16 माइनस 2 14 आ गया। और अगर ये पता चल गया तो अगला वाला तो आप निकाल ही सकते हैं, फिर से स्क्वायर कर दीजिए तो x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 196 आ जाएगा, जहां से इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 196 माइनस 2 यानी कि 194, और 194 अगर उधर रखेंगे तो 190 4 माइनस 190 विल बी 4, तो 4 विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 8 जो क्वेश्चन है उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, और मैंने बहुत बार वो सारे क्वेश्चन में बता रखा आपको, तो ये क्वेश्चन तो आपसे बन जाना चाहिए। 9 सिंपल है, डिवीजन, 2 रिमाइंडर दे रहा है, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। एक बार क्लास 9 में जाकर के रिमाइंडर थ्योरम जो है उसको पढ़ के देख लीजिएगा, अगर बुक है, अगर नहीं है तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में तो पढ़ाया जाएगा, और जब उधर पढ़ाया जाएगा तब इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ठीक है।
बाकी ये तो हम 9 पे कराते हैं। 9 का बुक RS अग्रवाल, RD शर्मा, ये सारे बुक में ये क्वेश्चन प्रेजेंट है। उधर आप किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, ये तो 9 का बच्चा भी कर लेगा। बट अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी इसमें कोई नया कंसेप्ट कुछ नहीं चाहिए, जो 9 का कंसेप्ट है वही से बनेगा ये क्वेश्चन। बट अगर आप एकदम छोड़ना चाहते हैं तो आगे जब हम क्वाड्रेटिक के साथ साथ थियरी ऑफ इक्वेशन चैप्टर करेंगे 2 महीना बाद, तब जाकर के ये सारे कहानी हम उधर बात करेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो अगला लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है 10। मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से आपको सोचना है। देख लो क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सोचोगे। आपको यहां पे दिख रहा है क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1 का वैल्यू, क्यूब रूट ऑफ a प्लस क्यूब रूट ऑफ b प्लस क्यूब रूट ऑफ 1/9, जहां पे a है b से बड़ा। तो आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से सोचूं तो सबसे पहले मैं इसके पीछे लग रहा हूं, इसके पीछे मैं सोचना चाहता हूं, ठीक है। इसको भूल जाओ अभी। ए और बी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा पांचों डिग्री मिलाकर के सबसे अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन इसी को आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको ध्यान से सोचने की कोशिश करूं, सिखाने का कोशिश करूं, तो मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं यहाँ पे इसको देख करके तो मुझे कुछ समझ आता नहीं है। दोनों तरफ क्यूब करने में भी मैं घबराहट हो रहा है मुझे, क्यों? क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस ये आएगा, उसको कौन संभालेगा, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को तो मैं संभाल सकता हूँ, बस ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी का जो फैक्टर है उसको कौन संभालेगा। तो फिर मैंने ये सब सोच के क्यूब करना छोड़ दिया और मैंने क्या किया, इस चीज को ना मैं क्या मान रहा हूं, के मान लेता हूं, क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या किया, दोनों तरफ क्यूब कर दिया तो के क्यूब का वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बनाने का मन कर रहा है, तो मैं एक 1 को उधर भेज देता हूँ और 1 को उधर रख देता हूँ, तो ये बन जाएगा के माइनस 1 इंटू के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से के माइनस 1 का जो वैल्यू आ रहा है ना वो 1 बाई के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 के इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूं, अगर मैं सोचूं कि अभी अगर मैं वापस इस k माइनस 1 का वैल्यू इधर जाकर के चिपका देता हूं, देखो ना ये k है, इसको k माना था तो k माइनस 1 अंदर है, तो मैंने k माइनस 1 का जरूरत था तो k माइनस 1 निकाल दिया। बट इस चीज को अगर मैं यहाँ पे रख देता हूं तो वापस वही क्यूब रूट ऑफ 1 तो 1 ही आएगा, बट क्यूब रूट ऑफ दिस, इसमें कुछ मजा नहीं आएगा। करोगे क्या, फायदा क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ दिस ला करके क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ दिस तभी फायदे का काम होगा जब आप इसको एक क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सोचो इसको कैसे क्यूब में कन्वर्ट कर पाओ, ठीक है। वही पूरा क्वेश्चन का सबसे ट्रिकी पार्ट है कि इस चीज को अपन कैसे क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप क्यूब में कन्वर्ट करने की कोशिश करो तो ऊपर नीचे मैं तो सोचता हूं 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बोले सर कैसे आप सोच रही है ये सब, देखो 3 से मल्टीप्लाई करने से होता क्या है, देखो 3k स्क्वायर प्लस 3k, इस 3 को अपन 2 प्लस 1 लिख देते। क्यों 2 प्लस 1 लिखे, क्योंकि 2 का जो वैल्यू है वो k क्यूब है, मुझे पता है। तो ये हो गया आपका k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, जो कि हो गया 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 होल क्यूब। समझ में आ रहा है मेरी बात, 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 होल क्यूब। तो अभी ये कुछ काम का चीज बनने वाला है, समझ में आया ना। यानी कि अभी अगर मैं इसको सॉल्व करूं कि क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1, जो कि हो जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ k माइनस 1, और k माइनस 1 का तरीके का वैल्यू अभी मुझे मिला। यहाँ पे अगर इस वैल्यू को अगर लेते तो काम का नहीं होता, बस इसको अगर लोगे तो काम का बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ k प्लस 1 होल क्यूब हो जाएगा आपका k प्लस 1, ठीक है। तो अभी आपको कुछ इस पैटर्न में चाहिए, चीजें कुछ इस पैटर्न में चाहिए, तो आप क्या करो, आप एक चीज करो कि वापस इस पैटर्न का चीज आपको न्यूमरेटर में चाहिए। ये तो डिनोमिनेटर में, बट न्यूमरेटर में लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्यूब रूट ऑफ 3 को k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो नीचे k प्लस 1 को अगर k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 मिल गया तो वो वापस खुश होकर के क्या बन जाएगा, k क्यूब प्लस 1 क्यूब बन जाएगा। और ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू k स्क्वायर माइनस k प्लस 1। समझ में आया ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका k क्यूब प्लस 1, और k क्यूब का वैल्यू आपको पता है कि 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 क्यूब, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3, और ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस k प्लस 1। तो 3 टू द पावर 1/3 अगर नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2/3। ये k स्क्वायर कितना हो जाएगा, k का वैल्यू कितना है, 2 टू द पावर 1/3 है, तो k स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 2/3 माइनस 2 टू द पावर 1/3 प्लस 1, ठीक है। अभी अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा,
2/3 होल टू द पावर 2/3 माइनस 2/3 माइनस 2/3 स्क्वायर होल टू द पावर 1/3 और प्लस 1/3 टू द पावर 2/3। तो आप देख सकते हो क्यूब रूट ऑफ 1/9 जो है वो 1/3 टू द पावर 2/3 ही है जो यहाँ पे आ चुका है। तो मेरा टेंशन कम हो गया अभी अगर मैं देखूं कि यहाँ पे b टू द पावर 1/3 बट यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, मैं तो सोचता हूँ कि माइनस का होल टू द पावर 1/3 तो माइनस ही आता है, तो मैं इस प्लस को लेकर के माइनस अंदर घुसा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा b का काम कर रहा है, ये जो चीज बन रहा है ना ये पूरा b का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये a टू द पावर 1/3 है, तो इस चीज को मैं a मान लेता हूँ। तो ये सॉरी इस चीज को a मानने से काम नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे 2/3 है। तो अब क्या करो, स्क्वायर को यहाँ पे 1 रख करके स्क्वायर को अंदर घुसा दो। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से बन गया कि a का वैल्यू यहाँ से आपको दिख रहा है 2^3 दैट इज 4/9 है और v का वैल्यू आपको दिख रहा है -2/9 है। तो आपको निकालना क्या है, a + 2b निकालना है। तो अगर a + 2b के बारे में सोचते हो तो ये हो जाएगा 4/9 + 2 × -2/9 which will become 4/9 - 4/9 जिसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो a + 2b का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। सर्ट के लेवल में इस सेट ऑफ क्वेश्चन शायद या आईटी आपको पूछे कभी। ठीक है, तो आप ये सोच सकते हो कि इस प्रकार से हमने पांचों डीपीपी का डिस्कशन जो है वो कंप्लीट कर दिया। आज मंडे है, कल से आपका सेट का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा और साथों साथ आपको बेसिक मैथ्स का जो लेक्चर है वो मिलता जाएगा। समझ में आया ना, बेसिक मैथ्स का मान लीजिए, और अगर मैं ध्यान से देखूं कम से कम 2 या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 लेक्चर मिलेगा आपको। ठीक है, 2 से 3 लेक्चर मिलेगा, बेसिक मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। वो किस लिए, शीट जो आज कल आपको मिलेगा वो शीट का डिस्कशन के लिए, और 2 से 3 लेक्चर हमने रखा। और साथों साथ जो सेट का कंप्लीट थियरी का लेक्चर है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा और कल से आपको सेट का जो लेक्चर है वो मिलता जाएगा। सेट का सीट, बेसिक मैथ्स का सेट दोनों आपको कल मिलेगा और सेट का लेक्चर कल से स्टार्ट हो जाएगा। और बेसिक मैथ्स का लेक्चर सेट के बीच बीच में आता जाएगा, बट सेट और बेसिक में दोनों का ही सारे लेक्चर्स इसी वीक को आपको मिलेगा। तो इस वीक को आपको होमवर्क जो है वो काफी ज्यादा होगा। आप आज तो मैंने काफी जल्दी डिस्कशन कर दिया क्योंकि आपको पता है कि 50 से 60 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अगर बताने गया तो इतना स्पीड से अगर नहीं करूंगा तो 2 घंटे के अंदर शायद ही मैं कंप्लीट कर पाऊँ। ठीक है, तो ये मजबूरी था, बताना ही पड़ता, बट क्लास में अगर होता तो ज्यादा समय लेकर बता देता। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि इसीलिए इतना स्पीड से चला। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर कुछ समझ नहीं आता है तो तुरंत फोन कीजिए। ऑफलाइन क्लासेस में कभी भी ऐसे नहीं चलता है, तुरंत आप फोन कीजिए और मैं सारी चीज आपको डिटेल में समझा के दूंगा। बट सॉल्यूशन आपको एक बार मिल गया, अगर आपको समझ आ गया तो सारे सॉल्यूशन देख करके आप खुद से ट्राई कीजिए और पांचों डीपीपी को अपने कॉपी में तैयार करके सारे सॉल्यूशन बना करके रख दीजिए, है ना। ये आपका फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ये रेगुलरिटी आपका मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आज का जो क्लास है वो खत्म होता है और अपन कल साइट वाले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।